हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था जून 2007 में, उसका आधुनिक इतिहास के जो क्वेश्चंस हैं उसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं और आज ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो हमने मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे। आज हमें आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1858 के अधिनियम द्वारा क्या प्रमुख परिवर्तन स्थापित किया गया था। तो जो शासन है सत्ता शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गई थी 1858 में। जब 57 की क्रांति हुई उसके बाद कलकत्ता में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना किसने की। तो बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंगाल के विभाजन 1905 को समाप्त कर दिया गया। तो इसकी समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई। तो इसकी समाप्ति हुई थी 1911 के दिल्ली दरबार जब लगा था तो उसके द्वारा बंगाल विभाजन की समाप्ति कर दी गई थी। किसने तर्क दिया कि अनऔद्योगिकरण का सिद्धांत एक मिथक था। तो अनऔद्योगिकरण का सिद्धांत मिथक था, ये कहा था मॉरिस टी मॉरिस ने। भारत में पहला औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ है 1916 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश पूंजी का मुख्यतः निवेश किया गया। तो मुख्यतः जो निवेश हुआ था वो हुआ था रेलवे में। 1947 में अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल में गांधी को हस्तक्षेप के कारण मजदूरों में वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई थी। तो यहाँ 25% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना हुई। चंपारण के सत्याग्रह जो कि 1917 में कृषकों का मुख्य असंतोष किसके बारे में था। तो अब याबों या गैर कानूनी मांग के विरुद्ध था। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे सूची दी गई है, सूची को आपस में सुमेलित करना है। चौधरी खली कुजमान, ये हो जाएगा पार्थवे टू पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे इंडिया डिवाइडेड। फिर से देख लेते हैं। चौधरी खलीकुज्जामान पार्थवे टू पाकिस्तान। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। रेशमी रुमाल तहरीक षड्यंत्र की योजना बनाई थी। तो ये षड्यंत्र बनाने वाले थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना बरकतुल्ला। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर संकल्पनाओं के आधार पर क्वेश्चंस आ गए हैं। रेनेसा पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन क्लासिकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था। मानववाद, ह्यूमनिज्म। फिर आ गया है क्वेश्चन नंबर 43। किसने कहा कि वाणिज्य एक लगातार युद्ध और चातुर्य और क्षमता के लिए सभी राष्ट्रों के बीच में। जाबोदा ने कहा था, बोंदा। फिर फ्रांस में कैल्विन वादियों को किस नाम से जाना जाता है। तो ह्यू
जे नोज के नाम से जाना जाता है कैल्विन वादियों को। निम्न में से किस मानववादियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो इरास्मस, डेसिडेरियस इरास्मस। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इतिहास लेकर एक गद्य दिया गया है और इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें गद्य पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से शुरू है। निम्नलिखित गद्यांश का अध्ययन कीजिए और क्षमता के अनुरूप दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी गद्यांश पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो हमें गद्यांश के आधार पर ही उनके उत्तर देने हैं। बहुत से विद्वानों को इसमें संदेह हो सकता है कि भारतीय विचारधारा का प्राचीन पश्चिम की विचारधारा पर कोई प्रभाव था, परंतु पिछले 1.5 शताब्दी में यूरोप तथा अमेरिका की विचारधारा पर उसके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सका। यद्यपि इसे पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, यह प्रभाव संगठित नव हिंदू मिशनों के द्वारा नहीं आया। पिछले 80 वर्षों में थियोसॉफिकल सोसाइटी, विभिन्न बौद्धिक सोसाइटी तथा यूरोप एवं अमेरिका में 19वीं शताब्दी के बंगाली आध्यात्मवादी पुण्यात्मा परमहंस रामकृष्ण तथा समान ही पुण्यात्मा शिष्य स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा प्राप्त करने वाली सोसाइटी की स्थापना हुई। कुछ अन्य भारतीय आध्यात्मवादियों एवं उनके शिष्यों द्वारा, जिनमें से कुछ तेजस्वी, गंभीर, आध्यात्मिक तथा कुछ संदिग्ध चरित्र के हैं, पश्चिम में छोटे छोटे संगठनों एवं संघों की स्थापना की गई। यंत्र तंत्र स्वयं पाश्चात्य व्यक्तियों ने भी इन्हें संस्कृत का काम चलाऊ ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। कभी कभी पश्चिम के योग अथवा वेदांत ग्रहण कराने का प्रयास किया है। हम इन शिक्षकों अथवा उनके अनुयायियों की किसी प्रकार उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से बहुत से महान बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आध्यात्मिक चरित्र बल युक्त हैं, परंतु हम भारतीय आध्यात्म विद्या के पश्चिमी प्रचारकों के विषय में चाहे कुछ भी करें, हम यह दृढ़तापूर्वक नहीं कह सकते हैं कि उनका हमारा सभ्यता पर कोई प्रभाव पड़ा है। पश्चिम भारत के उन अनेक मित्रों द्वारा महात्मा गांधी का प्रभाव अधिक सूक्ष्म परंतु अधिक शक्तिशाली रहा है, जो उनकी ज्वलंत निष्कपटता एवं तेजस्विता तथा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में अहिंसा की नीति की पूर्ण सफलता से प्रभावित हुए थे। इन समस्त प्रभावों से अधिक बड़ा प्रभाव दर्शन शास्त्र द्वारा प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य कर रहा है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना को शीघ्र ही यूरोप में थोड़े ही परंतु उत्साही अनुयायी प्राप्त हो गए और गेटे तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के बहुत से अन्य लेखकों ने अनुवाद के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य में जो कुछ वे पढ़ सकते थे सब पढ़ा। हम जानते हैं कि गेटे ने फास्ट की प्रस्तावना के लिए भारतीय नाट्य शास्त्र की एक युक्ति का उपयोग किया, और कौन कह सकता है कि उन कृति के द्वितीय भाग का सफल अंतिम समूह गान अंशतः भारतीय विचारधारा के गेटे द्वारा समझे हुए ब्रह्मवाद के अनुप्रमाणित नहीं था। गेटे के पश्चात अधिकांश महान जर्मन दार्शनिक भारतीय दर्शन के विषय में कुछ न कुछ जानते रहे। शोपेनहावर ने, जिसका प्रभाव साहित्य एवं मनोविज्ञान पर अत्यधिक रहा है, वस्तुतः स्पष्ट रूप से उसके ऋण को स्वीकार किया और उनका दृष्टिकोण वास्तव में बौद्ध धर्म संबंधित था। फिशे और हीगल के ब्रह्मवाद का कदापि यह स्वरूप न रहा होता यदि एक्सक्विलिट ड्यूपरन के उपनिषदों के अनुवाद तथा अन्य। यहाँ से थोड़ा सा मिस हो गया है फ्रेंड्स, एक लाइन इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए मैं आपको इसका एक लाइन जो नहीं दिख रहा है उसको भी बता देती हूँ, क्योंकि स्कैन करने में तो ये थोड़ा सा मिस हो चुका है।
तो इसमें था प्रमुख भारतीय ज्ञानवेत्ताओं की रचना ना हुई होती। फिर आगे देखते हैं पैरा में। अंग्रेजी भाषा भाषी संसार में सबसे अधिक प्रभावशाली भारतीय प्रभाव का अनुभव अमेरिका में हुआ, जहां इमर्सन, थोरो तथा अन्य इंग्लैंड के लेखकों ने उत्सुकता से बहुत अधिक भारतीय धार्मिक साहित्य का अध्ययन अनुभव के रूप में किया और अपने समसामयिक एवं उत्तराधिकारियों में विशेष रूप से वॉल्ट हिटमैन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। कार्यालय तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जर्मन के दार्शनिकों ने इंग्लैंड को प्रभावित किया, जैसे कि अमेरिका वालों ने रिचर्ड जेफरीज एवं एडवर्ड कारपेंटर जैसे अनेक 19वीं शताब्दी के अंत में लेखकों द्वारा किया। यद्यपि यूरोप और अमेरिका की समसामयिक दार्शनिक विचारधारा में अंतिम शताब्दी के ब्राह्मणवाद एवं आदर्शवाद का बहुत कम महत्व है, तथापि उसका प्रभाव अत्यधिक रहा और वे सब किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के ऋणी हैं। वे ऋषि जिन्होंने ईसा में 600 अथवा और भी अधिक वर्ष पूर्व गंगा की घाटियों में तपस्या की थी, अब भी विश्व में प्रभावशाली हैं। तो काफ़ी लंबा पैरा था और अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा एक बार इसे रिपीट करके देख लें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेखक का लक्ष्य है, तो लेखक का इसके अकॉर्डिंग जो लक्ष्य निर्धारित हो रहा है वो हो रहा है भारतीय विचारधारा का पश्चिमी जगत की विचारधारा पर प्रभाव का वर्णन करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। लेखक के अनुसार आधुनिक युग में सर्वाधिक सूक्ष्म एवं शक्तिशाली प्रभाव किसके विचार का था? तो महात्मा गांधी के विचार का था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जर्मन दार्शनिक था जिसने भारतीय विचारधारा का ऋण खुलेआम स्वीकार किया है? तो शोपेनहावर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा भाषी संसार में कहाँ भारतीय विचारधारा का प्रभाव सर्वाधिक अनुभव किया गया? तो अमेरिका में सर्वाधिक अनुभव किया गया है। गद्यांश के विषय को विकसित करने के लिए लेखक की विधि है, तो विश्लेषणात्मक विधि है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं जो वीडियो मैं आपको अभी दे रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये प्राचीन इतिहास के जो भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आए हैं एनटीए यूजीसी नेट के, तो ये सभी के सभी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ये प्लेलिस्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर लिंक दिया गया है प्राचीन इतिहास के नाम से, और लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। एक और ज़रूरी सूचना, CTET से संबंधित एक सूचना निकल के आ रही है, इस पर मैं जल्दी ही आपको कुछ देर में अभी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। एडमिट कार्ड से रिलेटेड है और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें सभी के सभी ओल्ड पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। ये मैं प्राचीन इतिहास का दिखा रही हूँ, लेकिन अभी जो हमने स्टडी की है वो स्टडी की है आधुनिक इतिहास की। मैंने गलती से दिखा दिया था, चलिए इसको देख लेते हैं। ये है आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट और इसमें सभी के सभी ओल्ड पेपर है। तो मैंने 3 पार्ट में हर पेपर को डिवाइड किया है, इसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो आधुनिक इतिहास के अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं ओल्ड पेपर के, तो आप आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट को ही खोलें और इसमें सभी ओल्ड पेपर्स ही कलेक्ट किए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने आप क्रिएट किया हुआ नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो यूजीसी नेट के आए हुए प्रश्न हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।